बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। होप सो यू गाइज आर डूइंग एन अमेजिंग मॉर्निंग। और अगर सुबह आपकी अनप्रेडिक्टेबल सी है, अमेजिंग सी है, खुशगवार सी है, तो आपको पता है कि अगले लम्हे कुछ भी हो सकता है। बस यही सिनेरियो जो है वो आजकल हमारे मुल्क के भी चल रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, लग रहा है कि ऐसी अनसर्टेनिटी सी है कि कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। बस यही जो है आजकल सिनेरियोज जो चल रहे हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन इनका आगाज़ इस अच्छे नोट से कर लेते हैं कि अगर लेट सपोज आपको पता चल जाए कि अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, कोई सस्पेंस नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब आपको ये पता होता है कि अगले लम्हे कुछ भी हो सकता है, तो ये सस्पेंस, ये हैप्पीनेस और समटाइम एक डर और खौफ जो आपकी ज़िंदगी में होता है, वो आपकी ज़िंदगी को यकीनी तौर पर एक्साइटेड बना देता है। तो आपको नहीं पता अगले लम्हे क्या हो जाएगा, हमें भी नहीं पता कि सियासत में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन सिचुएशन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी है। राइट हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। बात आपकी दुरुस्त है। अगर हम ख़बरों के हवाले से बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हर सुबह एक ऐसी सुर्खी जो है वो आपके सामने होती है, अखबार की जीनत बनी होती है कि आप हैरान परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं हम तारीख़ को दोबारा दोहराते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो तारीख़ में माजी में हमने देखी फिर सामने आती हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो देख के तकलीफ़ भी होती है, दुख भी होता है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि हर नई सुबह के साथ नई खबरें और नया एक सरप्राइज़ मिलता है जो हैरान कर देता है। बस कल की अगर हम सरप्राइज़ की बात करें तो खैर वो तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट ऑल दो हमारे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में हाल एक वाहिद रुकावट भी कल जो है वो दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहली केस का जो कल फैसला आया, उसके बाद अब बड़ा रिलीफ मिला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को। और ये केस जो है वो 7 रुकनी बेंच ने जब इस पर कॉन्टेस्ट किया और इसको सुनाया, तो 6 अरकान जो हैं, 6 जज साहिबान, उन्होंने इसके हक़ में फ़ैसला दिया और नाअहली का जो केस है उसको कल अदम करार दे दिया गया है। इस सारी सिचुएशन पे हम बात कर लेते हैं। शौकत पराचा साहब ने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग पब्लिक को टाइम देने के लिए। सर हम इंतज़ार तो वैसे हम कर ही रहे होते हैं कि हर रोज़ एक नई खबर आती है, कुछ पिछली खबरों का, पिछले केसेस का फॉलो अप होता है, कोई नई खबर भी सामने आ जाती है हर रोज़ एक चाय के कप और कॉफ़ी के कप के साथ। आने वाले इंतखाबात आपको कैसे क्लियर दिखाई दे रहे हैं? रास्ता क्लियर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हो गया है, लेकिन बाकियों का क्या, उनका रास्ता कौन क्लियर करेगा? देखिए, अनसर्टेनिटी तो रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत क्लियर भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन पत्थर पे लकीर तो हो चुके। हर जो मामला है, वो जितनी कंट्रोवर्सी है सराउंडिंग इलेक्शन, बट दैट लीड 8 फरवरी इलेक्शन। अगर किसी के कागजात छीने गए या किसी के कागजात मुस्तरद हुए, किसी के कागजात के खिलाफ अपीलें आई, अपीलें सुनी गई, अपीलें दूर हो गई, फिर उनको इजाज़त दे दी गई, तो दिस ऑल लीड्स टूवर्ड द इलेक्शन। सो वन थिंग शुड बी क्लियर कि पत्थर पे लकीर का मतलब पत्थर पे लकीर ही होता है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। दूसरी बात मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपने कही कि यकीनन वो जो फैसला कल शाम को आया और जितना ये केस चलता रहा, उस दौरान जो ऑब्जर्वेशन आई, तो मेरा ख्याल है वो दैट वाज अ काइंड ऑफ राइटिंग ऑन द वॉल। वो बड़ा क्लियर था कि क्या फैसला है, और वही फैसला आया, वही फैसला आया। हाँ, जो ये आखिरी रुकावट नहीं थी उनके चौथी बार वजीर आजम बनने में, या आखिरी ये मरहला नहीं था। अच्छा। असल मरहला होगा कि जब वोट लोग डालने आएंगे, तो जितना भी इलेक्शन को मैनेज किया जाए, जितना भी कुछ किया जाए, बट इलेक्शन होता है। सो 8 फरवरी शौकत पराचा साहब। हाँ जी हरमीत, पूछे। शौकत पराचा साहब, अगर हम देखें, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव और दूसरे पड़ाव से कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल रही है। अब तीसरा पड़ाव जो है वो वज़ीर आज़म के मनसब पर पहुंचना है, उसके लिए भी सीढ़ियां तैयार हो रही हैं। लेकिन सर, आपको क्या लगता है बहैसियत, क्योंकि आप ग्राउंड पे पार्लियामेंट में बड़े बड़े लोगों के साथ आप उठना बैठना है, सियासी अगर हम बात करें तो बड़ा आपका गहरा उस पर तजज़िया भी होता है, क्या लगता है कि सर क्या वो सदर बन पाएंगे, या वज़ीर आज़म का ये मामला है उसमें कोई रुकावटें आपको हल होंगी? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह साहब तो कह चुके हैं कि छोड़ दीजिएगा साहब, मुश्किलात होंगी आपके लिए।
नहीं, मियां नवाज शरीफ की जो टोन रही है जिंदगी में, राइट फ्रॉम 93, 1993, फिर 97, 99 और फिर 2013, 2016, वो जो पार्टी को एक सीमेंटिंग फोर्स है वो मियां नवाज शरीफ की है और पार्टी उन्हीं पे ही मुत्तफिक होती है। तो मेरे नजदीक इसमें तो मैं जाती तौर पे कुछ नहीं समझता कि वो सदर बने। वो वजीर आजम ही के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 हल्कों से उन्होंने पेपर जमा कराए हैं, वो सदारत के लिए थोड़ा पेपर जमा करा रहे हैं। और वजीर आजम के अपनी पार्टी में उनके अलावा जैसे मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से तो वही उम्मीदवार हैं, वो चाहे पार्टी किसी से ऐलान करे ना करे। जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम बने थे, वो बीबी शहीद हुई थी, वहां पर एक गैप था जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने और उसके बाद वजीर आजम उन्होंने अपनी पार्टी से लिया। अदरवाइज अब जब के बिलावल आ गए और आपने देखा आप ही के शहर लाहौर में वो सीईसी ने कहा कि बिलावल भुट्टो हमारे उम्मीदवार होंगे वजारत उद्मा के, और इस सिमिलरली पार्टी को इकट्ठा रखने, पार्टी को एक सीमेंटिंग फोर्स बनाने में मियां नवाज शरीफ की जो पर्सनैलिटी है, उनका कैरेक्टर है, उनकी जात है, चूंकि हमारे मुल्क राजा में साहब एक और चीज, राजा साहब अगर हम देखें, कल आपने देखा एक तरफ तो खबरें ये गर्दिश भी करें कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान से छोटी मोटी जमातें जो हैं, बड़े लोग भी कुछ और शामिल हो सकते पीपल्स पार्टी में। बिलावल भुट्टो साहब की कल सर मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर के साथ, क्या लगता है सर, कुछ खबरें कहीं यही भी हैं कि एडजस्टमेंट सीट्स वगैरह की जो हैं वो पहले से हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी लीग की? जितना भी जनरल इंप्रेशन हो, एक बात कर दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में रहे हैं, लाहौर में भी फिरते रहे हैं, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी ना अपना वो पुराना फुटप्रिंट बहाल नहीं कर सकी। सिमिलरली नून लीग सिंध में अपना फुटप्रिंट नहीं रखती। बलूचिस्तान 16 तो टोटल सीटें हैं, अब वो एक ही पार्टी अगर 16 की 16 ही जीत जाए फर्ज किया, तो वो कुछ ज्यादा पावर उस हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से तो बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। रह गया खैबर पख्तूनख्वा, तो वो हजारा का अपना मजाज है, फिर सदरन डिस्ट्रिक्ट्स का अपना मजाज है, फिर जो पेशावर वैली है, हश्त नगरी जो भी कहें, उसका एक अपना मजाज है। तो वो डिवीजन सी हो जाती है कि हजारा में लीग अपना फुटप्रिंट बना लेती है, साउथ में सदरन डिस्ट्रिक्ट्स में मौलाना फजलुर रहमान मसलन, पन्नू है, डेरा इस्माइल खान है, टांक है, लक्की है, या ये उनका अपना फुटप्रिंट बन जाता है। पंजाब मैटर करता है, पंजाब में आईपीपी को अब एडजस्टमेंट 7-8 सीटों के साथ नून लीग साथ मिला रही है। सो पीपल्स पार्टी अगर वहां से ज्यादा सीट निकालने की पोजीशन में होती तो फिर तो मैं कहता कि इंपोजिंग सूरत हाल बनेगी। अच्छा शौकत परार साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन तेरे आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से केपी के हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध, पंजाब की जो सिचुएशन है करंटली वो एलेबोरेट कर रहे हैं। लेकिन सर अगर हम देखें होमवर्क की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त करंटली लाहौर में मौजूद है, डेरे डाले में लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है, कोशिश भी कर रहे हैं सीट्स के लिए। लेकिन नून लीग ने आपको पता है आते साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कुछ दौरे प्लान किए थे, सिंध वो भी गए थे, होमवर्क उन्होंने भी वहाँ करने की कोशिश की थी। तो ये जो आप पंजाब के मार्के की बात करें जो कि सबसे बड़ा है, इसमें आपको कहाँ लगता है कि ये जो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड वाला सीन है आपको कहीं नजर आता है बाकी दीगर जमातों के लिए नून लीग के अलावा? पहली बात तो नून लीग की तैयारियां, फील्ड प्लेसिंग सिर्फ नून लीग ने अभी तक की है, यानी जो इंटरव्यूज किए बाकायदा बिठा के लोगों के साथ कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा, कहाँ से होगा, बाकी किसी जमात ने अभी नहीं किया। मसलन पीटीआई के बारे में मुझे नहीं पता, एक खबर आई कि जी सारे वकला को टिकट दिए जाएंगे। कल वो एक वकील साहब कह रहे थे कि जी हमारे लिए सिर्फ 5 टिकटें हैं, बाकी तो सियासी लोगों को दिए जाएंगे। तो सियासी लोग कौन है? अभी एक एक हल्के में जो फील्ड, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की कि 12 लोगों ने अगर पेपर जमा कराए, 12 में से 2 के मुस्तरद हो गए तो 10 के तो पड़े हैं। अभी मरहला यह है कि उन 10 में से हतमी शक्ल कौन सी होगी। मसलन अगर 76.16% पीटीआई के कागजात मंजूर हो गए तो बाकी रह क्या गया। और कल यही बात
कल यही बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फायद ईसा साहब भी फरमा रहे थे कि यहाँ तकरीरें मत करें। लतीफ़ खोसा साहब से उनका डायलॉग हो रहा था कि आप टेक्निकल लीगल पॉइंट्स पे आएँ कि अगर 76% आपके लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं तो बाकी रहता है कुछ चीज़ें होता है ठीक है सर, रेटरिक। बाकी बचता क्या है कि ये कोशिश की जा रही है कि उनको भी ये फील्ड जो है वो दी जाए। लेवल कब होगा इस बात पर भी पीटीआई काफ़ी बात कर रही है। शौकत पराचा साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। डिस्कशन रही ऑल दो आपसे, लेकिन जो कल हरमीत केस सामने हुआ और उसका जो फैसला आया उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मारूफ कानूनदान हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा, ताहयात नाअहली केस जो है उसका कल फैसला 7 रुकनी जजेस जो थे उन्होंने सुनाया और उसमें से 6 जो है उन्होंने इसके हक में फैसला दिया और 1 जो है वो अगेंस्ट थे। कल अदम करार दे दिया गया है ताहयात नाअहली को, फिर नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, जहांगीर तरीन को भी मिला। तो आप क्या समझते हैं कि टेक्निकलिटीज़ क्या है इस खासतौर पर इस कानून की, इस आर्टिकल की, और उसके बाद ये फैसला आपकी नज़र में कैसा है? बहुत शुक्रिया जी। इस फैसले के अगेंस्ट पार्टी स्टैंड तो अभी जो भी आएगा वो बात की बात है। बहरहाल मैं मोहम्मद अजहर सिद्दीक इसकी अपील फाइल कर रहा है कि ये फैसला आईने पाकिस्तान 1973 की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं था कि इस तरह का उन्होंने हुक्म पास कर दिया है, ऑर्डर जारी कर दिया है और ये आईने और इस्लामी दफात के भी बहुत ये खिलाफ है। सेक्शन 232 अभी भी आइन की किताब में पड़ा हुआ है और मैं हैरान होता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहती है मेरे पास जब तक चैलेंज, भैया आपके पास आ चुका है, आपके नॉलेज में आ गया, कुछ चैलेंज करे या ना करे, सुप्रीम कोर्ट का एक काम है। जब आप एक फैसला कर रहे हैं तो 232 पे भी आपको फैसला करना है। तो 232 सेक्शन को, उसकी वायरीज को मैं बाकायदा चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने पिटीशन कंप्लीट कर ली है और ये देखिए इशू ये नहीं है, अभी तक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि नवाज शरीफ को जिस केस में सजा हुई उसमें उन लोगों तीन लोगों ने तौहीन की, 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा हुई और ना उसने तौबा ताइब की, यानी मजाक बना लिया हुआ है आपने। एक बंदा छाप अकामा छुपा रहा है, ये भी रिकॉर्ड की बात है। आज तक मनी ट्रेल उसने नहीं दी, यानी कैसा ये निजाम है कि एक करप्ट आदमी को आपने इतना फैसिलिटेट किया। अजहर सदीक साहब, एक तरफ तो ये सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं कि कल जिस तरीके से रिलीफ मिला नवाज शरीफ साहब को और इससे पहले हमने देखा एयरपोर्ट पर क्या मामलात हुए, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले हो चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को हर सूरत हाल में रिलीफ दे के उस मनसब तक पहुंचाना है जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। सर ऐसे में अगर पीटीआई की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, खासकर बल्ले का मामला जो है उसको भी थोड़ा सा डिले कर दिया गया, दीगर मामलात को उसी तरह सुना नहीं जाता। आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं रिलीफ ऐसे में खान साहब को भी मिल सकता है जिस तरह नवाज शरीफ साहब को, या उसी तरह मामला होगा जो 2018 में हमने देखा? नहीं देखिए, पहली तो बात है मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। 2018 में क्या हुआ, 2018 और 2023-24 का तो कंपैरिजन जुल्फकार अली भट्टो साहब का दौर भी नहीं किया जा सकता, जनरल जियाउल्लाह का। जो वसायत यहाँ पर इस वक्त ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा हक है, नोट कर लीजिएगा, आज बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक, नोट कर लीजिएगा, मैं आपके सामने खबर ब्रेक कर रहा हूं। सर नोट कर रहे हैं। 4 बातें जेन में रख लें आप जी। पहली बात तो जेन में रख लीजिएगा कि ये कौन होता है इलेक्शन कमीशन बल्ले का, यानी जो मुल्क में इलेक्शन करा नहीं सकता और उसको हमारे पार्टी इलेक्शन की फिक्र पड़ी है। पार्टी इलेक्शन में कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट को देखकर बाकी देख रहा है, बाकी उसका ये काम ही कोई नहीं है जाके मुल्क में इलेक्शन कराए। फिर एक ही सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबसे पहले आपने देखा कि ना प्रॉपर्टी फंडिंग का केस लगा, फिर तोशा खाना लेके, फिर जनाब तो हिने इलेक्शन को जिसमें फर्द जुर्माना कर देगी, फिर जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फिर बल्ले का निशान मेरा हक है। भले देखिए पाकिस्तान में लोगों के नाम पे वोट नहीं पड़ती हैं, यहाँ जमाती इंतखाबात होती है तो इंतखाबी निशान पे होने हैं और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं। तो इसलिए यानी मैं खुद उम्मीदवार हूँ, मुझे चाहिए बल्ले का निशान भी, मेरे वोटर को चाहिए बल्ले का निशान। इलेक्शन कमीशन को होता है, उसे क्या प्रॉब्लम है इस वाले से, यानी वोट। और आर्टिकल 17 के तहत अगर किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगानी है तो वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ पाबंदी लगाएंगे। अच्छा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि देखिए सारे पॉइंट्स जो है यकीनी तौर पर अपील जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी टेक्निकलिटीज आपको बेहतर पता है और आपने वो उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो आपको बेहतर पता है, आपने किस तरह से करनी है, लेकिन टाइम बहुत कम है। आप क्या समझते हैं कि अगर निशान अलॉट करने का टाइम हो या ये ताहयात नाअहली हुई तो क्लियरेंस मिल चुकी ना टुवर्ड्स, अगर हम फरवरी की तरफ देखें तो रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है, तो किस टाइम फ्रेम के अंदर आप इसे क्विकली करेंगे और किस तरह से इसको आगे ड्राइव कर सकते हैं?
देखिए जहां तक तो बात है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन वक्त पे चाहती है, बाकी कोई सियासी जमात इलेक्शन वक्त पे नहीं जाती है पीपल्स पार्टी के अलावा। ये तो पता लग गया सेनेट से मुझे सर। जी जी बिल्कुल तायाद नाली वाला हम चैलेंज करेंगे, लेकिन अब जो बल्ले का निशान है, बल्ले का निशान अभी 13 तारीख तक बल्ले का निशान जमा कराना है, उससे पहले पहले फैसला हो गया होगा और बल्ले का निशान हमारा होगा। और आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं आपको एक खबर में पहले भी कहता हूँ और बाद में भी कहता रहता हूँ, इमरान खान साहब की तोशाखाना में जमानत हो गई हुई है। जी 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 जी। हो गई है। इमरान खान साहब की साइफर में जमानत हो गई हुई है। 9 मई में इमरान खान साहब का ताल्लुक नहीं है। 190 बिलियन पाउंड अल कादर और जो नया तोशाखाना नैब ने छेड़ा है, उसमें भी जमानत बहस तकरीबन हो गई हुई है, उसमें भी जमानत एक आध दिन में एक्सपेक्टेड है। तो ये 12 तारीख तक बल्ले का सिंबल मिल जाएगा और कैंडिडेट को, सारे कैंडिडेट आपके सामने मौजूद है हमारे इस वक्त। और शौकत राजा साहब जो बात करते हैं, शौकत राजा साहब को हकायक का नहीं पता है। किसने कहा कि 76%? तो इलेक्शन कमीशन के पास कहां से डाटा आया जब हमने बताया ही नहीं कि हमारे कैंडिडेट ये है? वो कहां से डाटा निकाल कर ले आ गए? वो आप हवाई बातें सारी है इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन बदरीती पर चल रहा है। अभी भी आज भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर 100,000 से ज्यादा अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, यानी 2600 हमारे कागजात है। अजहर साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर हम जाते हैं अजहर साहब, वहां पे भी सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं पीटीआई का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर है वहां पे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 45 सीट्स पर 42 के लोगों के कागजात के साथ क्या किया गया। या इसी तरह हम सूबाई की बात करें, वहां पे भी सिचुएशन ये है। तो वहां पे पीटीआई क्या करने जा रही है, क्योंकि वहां पे भी कोई अच्छा जो है आप पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए एक बात बता दें, ये फसाहियत आखिर तक चल रही है और ये चलती रहेगी। हमें पता है ये ज़ारा जो कुछ है। हम 13 तारीख के बाद जब बल्ले का हम अलॉट कर देंगे कैंडिडेट को, उसके बाद देखिएगा। अभी तक हालत ये है कि ग्राउंड पे बताएं, ग्राउंड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितने जलसे कर सकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर थोड़ी सी 1-2 जलसे कर लिए उन्होंने, और बाकी सियासी जमात किसी जलसे कर ली है। भाई हमारे डर और खौफ से हाल ये है कि कोई फिर रोका है कैसी सियासी जमात को? जाकर जल्दी जुलूस करे, बाहर निकले, लोगों से वोट मांगे। वो तो लोग वोट, हमारी तो पोजीशन ये है कि हमारी इंटरेक्शन इतना लोगों के साथ है, इंटरनल हमारी वर्किंग बहुत ज्यादा है। हम लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे हम रास्ते में हैं। ग्राउंड पे जैसे ही ये सारा मामला बल्ले का निशान आता है तो फौरन हम ग्राउंड के अंदर ही मौजूद होंगे, वह जलसे जुलूस आपको फर्के दिखा देंगे और बता देंगे लोगों का। और याद रखिएगा, अजहर सिद्दीक साहब, परवेज खटक साहब कहते हैं कि मेरा मुकाबला सीधा सीधा जो है किसी और जमात के साथ नहीं है, मेरा खान के साथ मुकाबला है और पता लग जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में। आप कैसे देखते हैं परवेज खटक के इस चैलेंज को? सर परवेज खटक को अच्छा, वो तो बेचारे बीमार आदमी है, पता नहीं इलेक्शन भी लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते, घर से निकलेंगे कैसे वहां, और उनकी मकबूलियत क्या है वो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा, जमानतें जब्त होनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे, और में से कई की जमानतें जब्त होगी। और तरीके से काम पाकिस्तान किसी के साथ अलाइन ना हो ना, ये सारे ना ढूंढे तो इनकी जमानतें जब्त हो रही है, वो सारे ढूंढ के थोड़ा बहुत बेचारे बच जाएंगे, वरना हालत बहुत पथरी है उन लोगों की। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, ये जो रैंकिंग आपने हमें दी है ये अब आईसीसी की तरह पीआईआई की तो जरूर हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और अच्छी आपसे डिस्कस वाले से अल्लाह पाक सबको सेहत दे। वो परवेज खटक हो, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, हम चाहते हैं तमाम तर सियासतदान मुल्क की मुफाद के लिए सोच कर इंतखाबात में कदम रखें ताकि मुल्क के बारे में भी बात की जा सके और सोचा जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, हम वापस आते ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यकीनी तौर पर ऐसी खबरें जब हम सुनते हैं तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ऐसे इश्यूज़ हैं जो हरमीत थोड़े थोड़े वक्त के बाद सर उठाते रहते हैं। तेज़ाब गर्दी पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है जिस पर बहुत सारी NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, कंसर्न डिपार्टमेंट ऑल दो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुकम्मल तौर पर अब तक नहीं देखा गया कि उसका कोई सद्देबाब किया गया हो और कोई ऐसी इबरतनाक सज़ा दी गई हो उस मुलजिम को जिसके बाद कोई भी ये करने से पहले 100 नहीं 1000 दफ़ा सोचे कि इसके बाद उसका अंजाम क्या होगा। ऐसा ही एक केस एक और काफ़ी अरसे बाद कहा जा सकता है, लेकिन शादरा लाहौर में पेश आया। एक स्कूल टीचर जिसने रिश्ते पर इनकार किया, जिस पर 2 नामालूम अफराद जो कि मोटर बाइक पर सवार थे आए और तेज़ाब फेंक दिया उस स्कूल टीचर पर,
जिसका जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर झुलस गया। फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और मुलजिमान मौके से तो फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद मरकजी मुलजिम जो है उसको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार तो कर लिया गया है। लेकिन अब ये वो मुलजिम है जिसको ऐसी सज़ा देना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है कि अगर कोई मुस्तकबिल में ऐसा कुछ करने के बारे में सोचे और माजी में ऐसे किस्से और वाक़यात जो हमारे सामने आ चुके हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, उनके लिए भी एक निशान इबरत रहे। खैर, इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। इस मुआशरे में अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जिनको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, स्माइल अगेन समेत बहुत सारे ऐसे इदारे जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि इसका शिकार हुई हैं और ज़िंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए, ज़िंदगी की तरफ वापस जाने के लिए अब तक कोशा हैं। सिर्फ चंद सेकेंड लगते हैं और आपकी सारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। इस पर बात कर लेते हैं। सना आगा खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। सना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सना, हमने शुरू में बस कोशिश की है कि कल जब ये रिपोर्ट हुआ, केस, उस खबरें चली और हर न्यूज़ चैनल पे आपने देखा, सोशल मीडिया पे हमने देखा, अब हम तो इसको रिपोर्ट कर देते हैं, ये हमारे एंड से एक चीज़ है जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं? आपको याद होगा पिछले कोई 1-2 साल पहले वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए थे, फिर NGOs ने काम करना शुरू किया, इदारों ने काम करना शुरू किया, लेकिन अब एक बार फिर से ये किस्सा जो है ये कल का ही है वाक़या और ये शादरा लाहौर का है। आप क्या समझती हैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या करना चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए? पता है, कोई भी वाक़या या सान्या एकदम नहीं होता, एकदम रूनुमा नहीं होता, हमें उसके सरकमस्टांसेस नज़र आ रहे होते हैं। चीज़ें देखिए, कोई जुनूनी इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में बाय चांस या सर्टनली आ जाता है तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये हद क्रॉस करेगा, ये लिमिट एक्सट्रीमिस्ट है। और सबसे बढ़कर कि उसको टाइमली, हमारा एक सबसे बड़ा बैड एक्सपेक्ट ये है कि जब तक हमारे पास कोई सान्या हो नहीं ना जाता, जब तक तो बस तफार कोई ऐसा अलमिया नहीं हो जाता जो न्यूज़ खबर बन जाए या दुनिया में मशहूर हो जाए, तब तक हम किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लेते। हम ख़वातीनों को खामोश करवाया जाता है, चुप रहो, बेइज्जती होगी, ये शर्म का मकाम है, ये यूँ है, ये यूँ है। कोई राइट पहले होना चाहिए ऐसा जिस पे औरत पहले बोल के खड़ी हो जाए, सबके सामने बताए कि यार ये मेरे साथ हो रहा है और ये मर्द मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो इस तरह की हरकतें। अब ये जो सान्या हुआ है, उस खातून को ज़रूर अंदाज़ा होगा कि ये बंदा स्ट्रिमस है, ये जहनी मरीज़ है, ये कुछ भी कर सकता है, किस हद तक भी जा सकता है। मगर सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि वो किसी इदारे के पास नहीं गई, इतना कॉन्फिडेंस से नहीं है। कॉन्फिडेंस से बढ़कर हमारे इदारे करते क्या हैं? सबसे पहले तो वो औरत के ऊपर शक करते हैं, भाई बीबी तू वो उधरों क्यों गुजरी थी, आप वहाँ से क्यों गुजरी थी, आप उसके सामने क्यों आई, कोई ना कोई चक्कर होगा जिसकी वजह से औरतें खामोश हो जाती हैं। अच्छा ना, एक और चीज़, बीइंग अ वुमन, ऑब्वियसली डू यू फील एंड आई फील टू कि इनकार आपका बुनियादी हक है, बिल्कुल, चाहे वो आप रिश्ते से कर रहे हो, किसी ताल्लुक में आने से कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में ख़ास तौर पे खातून, जहाँ पर हम देखिए आप बात कर रही है, वो ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके और मुझे से ख़वातीन की तादाद भी है, इनको राइट्स का पता है, इदारों का पता है कि ये स्क्रीन है, नहीं तो सोशल मीडिया हमने कहाँ पर किस तरह से बात करनी है। उसके बावजूद भी आप क्या समझती हैं कि हमें राइट्स का पता होने के बावजूद भी एक आम खातून जो गांव और देहात में रहती है उसको भी पता है कि रिपोर्ट हो जाएगा? बिल्कुल। इन लोगों के लिए जो कि तेजाब गर्दी करते हैं, इनके लिए क्या कानून, क्या इदारे, किस तरह से काम होना चाहिए? जैसे हमने ज़ैनब केस देखा, बहुत सारे केसेस देखे कि इबरतनाक सज़ा मिली तो लोगों को पता है कि अभी हमने इसको उतने ही कमिट करना। देखिए बात पता क्या होती है, इबरतनाक सज़ा के बाद भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। अब तेजाब गर्दी का तो अलमिया ये कि मैं तो कहती हूँ उनको फांसी दे के चौक में लटका देना चाहिए एक दफ़ा, कि सारी दुनिया और लोग देखें इनको देख के इबरत हासिल करें कि यार अगर हमने ये हरकत की, ये आसान नहीं है। किसी की ज़िंदगी, उसको जिंदा लाश बना देना, मतलब ना वो मुर्दों में है ना वो जिंदों में है, वो औरत कैसे ज़िंदगी गुजारेगी अपनी सारी, जिस तरह से उसने अपना टाइम गुजारना है। मगर इसके पीछे ना, पहले मैं सना अगर हम बात करें, जी सना अगर हम देखें ये सारी सिचुएशन को, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही, फांसी नहीं तो मैं तो कहता हूँ ये तेजाब जो है ना उसके चेहरे पर डालने चाहिए कि और उसको पता लगे कि पूरी ज़िंदगी फिर कैसे गुजरती है। बिल्कुल हमारी ख़वातीन बहन बेटियाँ जो हैं जिसके साथ जो जुल्म हो रहा है और जिनकी तस्वीरें हम देखते हैं, एक तस्वीर जो बड़ी खूबसूरत होती है, अचानक उसका चेहरा पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, उस चेहरे के साथ वो जीना वो बड़ा मुश्किल काम है। आप जैसे नौजवान जो हैं वो काम करती हैं और कहीं ना कहीं रिलीफ के हवाले से कवानीन की बात करें। सना अगर हम बात करें यहाँ पर सिचुएशन
यह है कि कवानीन मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक तरफ मुश्किल से वो लड़कियां गुजरती हैं, फिर अदालतों के चक्कर काटना, पुलिस के सवालात, वकीलों के सवालात, ये प्रोसीजर आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भी तंग कर लेता है कहीं ना कहीं? यही मैंने बात सबसे पहले की है कि हमारे पास लॉ भी है, उस पर इम्प्लीमेंट भी हो सकता है, मगर बात सिर्फ वही है कि हमें हेजिटेशन ये है कि हम कानून के इदारे से अपना हक मांगने जाएंगे तो आगे से हमें ऐसे ऐसे सवाल हमसे किए जाएंगे कि हम खुद फिर कहते हैं चलो खामोश हो जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम भाई और बाप ही मना कर देते हैं कि नहीं जी उस तरफ ना जाओ यार, एक सवाल होना है वहाँ पर, आपके साथ एक मसला है, वहाँ जाके 10 मसले शुरू हो जाने हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह आप ये NGOs की बात कर रही हैं कि बहुत सारी NGOs, हाँ ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट सीधी पहले किसी NGO के पास जाएं, किसी ऐसी NGO के पास जाएं जो वैलिडली काम कर रही हैं, जो पहले भी इस तरह के केसेस सॉल्व कर चुकी हैं। कानून के पास जाना, पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाना, फिर वही बात है कि आप समझे कि एक तरफ तेजाब गिर गया और दूसरी तरफ आपके किरदार कशी हो गई, तो फिर आप दोनों चीज़ों में मुंह ही छुपाते फिरते हैं जो भी मामलात होते हैं उसमें। अच्छा सना, एक और चीज़ सना, जो जितनी भी NGOs बनी है, अगर हम देखें, आप लोग काम तो कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिशें चल भी रही हैं, आपको नहीं लगता कि ये तेज़ाब का जो मामला है यहाँ पे हर दुकान में बगैर तस्दीक किए आपको मिल जाता है, और फिर यही उबाश नौजवान जो है, जो एक शख्स नहीं चाहता आपके साथ जिंदगी गुजारना, तब भी ये जाके उनको ज़बरदस्ती जाके उनके चेहरे पर तेज़ाब फेंक के चले? आप नहीं समझते कि इस पर भी कोई कानून होना चाहिए, कई लाइसेंस के बगैर किसी को तेज़ाब ना दे, या इस किस्म की सख्तियाँ पाबंदियाँ, तो फिर ये चीज़ कम हो सकती है? मसला ये है, तकलीफ सबसे ज़्यादा ये है, हम लोग जब ख़वातीन किसी का झुलसा हुआ चेहरा देखते हैं ना, हम पीछे से रोने धोने के या अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तकलीफ़ ये है, हमारे मुआशरे में कानून हर चीज़ का है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कानून बना नहीं हुआ, मगर मसला वही है कि अमल दरामद नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर। अच्छा सना, एक और चीज़ जो हरमीत बात कर रहे हैं वो ये कि अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, खा वो मगरबी ममालिक हो या मुस्लिम ममालिक हो, हम देखते हैं कि एक लाइसेंस हो या एक परमिशन हो, हर जगह इतनी इजी एक्सेस, इजी अवेलेबिलिटी नहीं होती। एक परमिट चाहिए होता है रखने वालों को भी, और फिर जो लेने के लिए जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है ना, ऑल दो। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो इजी एक्सेस है ये कितना मौजब बनती है इस चीज़ का ख़ास तौर पर? ये इजी एक्सेस तो ऐसे ही है ना, समझे कि आप हर चीज़ के बहुत करीब हैं, आप जुर्म के हर दौर में इतने करीब हैं कि आप किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकते हैं। सुसाइड करनी हो तब भी चीज़ें बहुत अवेलेबल है आपको। ऐसे आप बाहर निकले मार्केट से कुछ भी लें और अपना सुसाइड कर ले। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ड्रग्स हैं, किसी कॉलेजेस, स्कूल्स, आप जहाँ देखें हर जगह पर आपको यहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं जो बाहर किसी भी मुआशरे में मायूब समझी जाती है, और यहाँ पर हमारे लिए कॉमन फैक्टर है। बिल्कुल ठीक कह रही है सना आप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और डिस्कशन रही उस पर हम यही कहते हैं कि ख़वातीन को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे इदारे भी मौजूद हैं, ऐसे कानून भी मौजूद हैं, आपको अपने राइट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी मैसर हैं, लेकिन आपको इस पर ख़ुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। आफ्टर इफेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम बिफोर पे बात करें तो शायद मामला यहाँ तक पहुँचे ही ना। एक और बड़ी अहम बात, एसिड सर्वाइवर्स की बात की जाए, स्माइल अगेन की बात की जाए, मुसरत मिसबा आपा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन अभी वो बच्ची जिस हालत में है वो इस हालत में नहीं है कि वो ख़ुद किसी से रब्ता कर सके। हमारी अपील है गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से कि उससे रब्ता किया जाए, ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए 800-900 से ज़ायद बच्चियाँ इस वक्त भी ज़ेरे कफ़ालत हैं मुझसे आपा के, जो कि ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस जाने के लिए कोशा है। तो इस बच्ची के बारे में भी ज़रूर सोचा जाए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हम हमेशा याद करते हैं कि आज हमने किसे याद करना है, और आपको याद करवाते हैं कि आए मिलकर किसे याद करेंगे। सुल्तान राही, एक ऐसा नाम, पंजाबी फिल्मों का नाम, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जब जब लिया जाता है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का नाम लिया जाता है, तो पंजाबी अदाकार सुल्तान राही का नाम भी लिया जाता है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जनाब इनका नाम दर्ज है, इसलिए क्योंकि 500 से ज़ायद फिल्मों में हीरो का किरदार बखूबी अदा किया उन्होंने, और यही नहीं बल्कि 150 से ज़ायद अवार्ड्स भी लिए उन्होंने। और फिर भी एक ऐसी जगह
कह सकते हैं कि ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ उनके, जहाँ पर उनको कत्ल किया गया। गुजरांवाला के मकाम पर आपको पता है कि जब वो गुजरांवाला जा रहे थे तो रास्ते में नामालूम डाकुओं की तरफ से उन्हें फायरिंग करके हलाक किया गया। और उनकी मूवीज़ और उनका एक जो जॉनरा था और जिस तरह से वो फिल्माया करते थे वो बड़ा खूबसूरत अंदाज़ था। खैर मैं तो बचपन में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती थी, बिकॉज हर मूवी में जिस तरह से उनका किरदार होता था, गोलियाँ ढा 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 करके चलाना, वो एक सीन जो है वो मैं कभी भी नहीं भूलती। बट ऑल दो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनको हमसे बिछड़े जो है वो 28 बरस बीत गए हैं, एक लंबा अरसा, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं, अपने फैंस के दिलों में ज़िंदा हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और हरमीत बहुत याद भी करते हैं। सोहा, अगर हम देखें, आपको याद होगा कि एक वक्त था उर्दू फिल्में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जा रही थी और फिर अचानक आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम जो थे उनकी फिल्में बैठना शुरू हो गई। पंजाबी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो पंजाबी फिल्म को नई आप ये कह सकते हैं कि जिद्दत और उसको जिस तरीके से दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे लेके आना जो कहीं ना कहीं ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो भारतीय पंजाब था वहाँ पे पंजाबी फिल्में इतनी ज़्यादा, कुछ फिल्में आई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। जैसे सुल्तान राही आते हैं और फिल्मों का ये रुझान बढ़ता है, यानी जो पंजाबी फिल्म है, तो पंजाबी फिल्मों को हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी देखना पसंद किया गया। और आपने दुरुस्त बात की कि जो उनका अंदाज था और ख़ासकर एक्शन के जो डायलॉग थे, आपने मौला जट देखी, दीगर बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने एक एक किरदार जिस तरीके से निभाया। और फिर हमने उसको देखा कि हर दूसरे सीन में यानी उनकी जोड़ी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। बहुत सारी ऐसी अदाकाराएँ जो उनके साथ आईं और फिल्म उनमें उनको चांस मिला और कहीं ना कहीं वो सुपरस्टार बन गई। तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो फिल्म बनाई और उस फिल्म को हर सतह पर हमने देखा कि पजीराई मिली। और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता KP और दीगर इलाकों तक भी, सिंध तक भी वो पहुँची, क्योंकि सुल्तान राही का जो किरदार था उसमें बड़ा जबरदस्त और दबंग किस्म का उनका रोल हुआ करता था। और आपने दुरुस्त बात की, एक वक्त ऐसा आया कि उनके बगैर फिल्में जो थी वो नामुकम्मल भी थी और कहीं ना कहीं कामयाबी उनसे ही जोड़ी गई थी। लेकिन आपने बात की कि गुजरांवाला में जब वो लाहौर की तरफ वापस लौट रहे थे और गुजरांवाला में धुंध की वजह से उनके गाड़ी का टायर पंक्चर होता है, दोस्त उनके साथ होता है, अचानक लुटेरे आते हैं और फिर कहीं ना कहीं गोली बचती चलती है और जब देखते हैं तो सुल्तान राही इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन बहरहाल उनका जो एरा था वो कमाल खाता था और जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अगर हम चाहें तो पूरा घंटा गुजर जाएगा उनके हवाले से, लेकिन इंडस्ट्री को उन्होंने वाकई में एक नई जान बख्शी। हरमीत, पंजाबी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर रहे हैं जो कि हमें करना भी चाहिए। जैसे आपने कहा कि भारत की पंजाबी इंडस्ट्री उस वक्त देखा करती थी, सुना करती थी, उसके बाद जो हीरा हमने गंवाया। अब आप देखिए हमारी पंजाबी इंडस्ट्री, खैर लॉलीवुड की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पंजाबी इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, कहीं खो सी गई है। क्योंकि ये जो ऐसे किरदार इन्होंने निभाए हैं जो कि आज भी ज़िंदा हैं। आज के यंगस्टर्स को मौला जट का तो पता है, लेकिन रियल मौला जट कौन हैं और वो हमेशा रहेंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वो थे, वो इसलिए क्योंकि वो किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। और मौला जट का जो किरदार सुल्तान राही ने किया वो अमर रहा। ओवरऑल ऑन स्क्रीन इस जोड़ी की बात की जाए, इस कॉम्बिनेशन की बात की जाए, तो हमने सिर्फ मौला जट में नहीं बल्कि बहुत सारी पंजाबी मूवीज हमने एक चीज़ तो देखी है, यानी आपने जो बात की कि मैं बचपन में बड़ी खौफजदा होती थी क्योंकि एक्शन के जब भी रोल आते थे, इस किस्म की चीज़ें आती थी तो बचपन में आपको लड़ाई झगड़े इन सारी चीज़ों से आप दूर रहना पसंद करते थे। लेकिन एक चीज़ जो मुस्तफ़ा कुरैशी के हवाले से डायलॉग की जो डिलीवरी होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपके हर किरदार के साथ आपने जब इंसाफ करना होता है, कहाँ एक्सप्रेशन कैसे देने, डायलॉग कैसे डिलीवर करने, ये इन दोनों शख्सियात को अगर आप देखें तो भाई एक तो जोड़ी कमाल की, फिर जबरदस्त किस्म के मकालमे। और एक और चीज़ जो हम देखते रहे थे, सुल्तान राही का एक किरदार जो फिल्म के बड़ी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर हमें दिखता रहा कि वो इंतहाई गुस्सीले किस्म के और बंदूक उठाई और ठाटा किसी और को मार दिया। लेकिन हकीकतन उनके जितने दोस्त हैं, जितनों की मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, उन्होंने ये कहा है कि बड़े सॉफ्ट किस्म के इंसान थे, गरीबों की मदद क्या करते थे हमेशा। जितने भी उनके दोस्त थे उनमें से काफ़ी दोस्तों को इन्होंने हज भी कराया और फिर कहीं ना कहीं आसपास ऐसे काम भी कराए जिसके हवाले से वो कभी जिक्र नहीं किया करते थे, लेकिन बड़े ही मिलनसार थे। उसकी वजह ये थी कि डाउन टू अर्थ, क्योंकि आपने देखा हो कि जब सेट पे आप फिल्म करते हैं तो हीरो जो होता है, हीरोइन जो होती है, उनके लिए अलग सेट सजाया जाता है, वहाँ पे खाना लगता है, वहाँ चाय पानी, जो बेचारे दीगर होते
होते हैं, जो कैमरामैन वगैरह वगैरह जो जिनके पास लाइट्स हैं, दीगर काम करने वाले लोग हैं, उनको एक साइड पे बिठा दिया जाता है। सुल्तान राही का उसूल ये था कि वो जो दस्तरखान बिछता वहाँ पे सबको बिठा के साथ, क्योंकि ये काम वो खुद यहाँ से करते करते मुश्किल से वो हीरो के इस मनसब पर पहुँचने के लिए बड़ी उन्होंने कोशिश की थी, बड़ी मेहनत की थी। तो यही वजह थी कि बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थी, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने फिल्म के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हादसा हुआ, और उस हादसे के हवाले से मैं अगर कहूँ तो आज इस हीरो को आज जो हम याद करें, लेकिन इनके जो कातिल हैं उनके हवाले से अभी तक कोई अता पता मालूम नहीं कि किस तरीके से क्यों कत्ल किया गया, और डाकू जो है ना गिरफ्त में आया, वो डाकू हमेशा के लिए ये नहीं मालूम कहाँ चले गए। लेकिन बहरहाल हमने एक बहुत बड़ा हीरा जो है वो खो दिया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने। हाँ, हमने देखा कि उसके बाद फिर शान आए, लेकिन कहाँ सुल्तान राही और कहाँ उनका अपना एक ढंग, अपना एक स्टाइल, और अपने स्टाइल, अपने मुकालमे, अपने डिलीवरी, वो सारी चीज़ें बड़ी मुनफरिद थी। और हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका इस दुनिया से चले जाने का दुख एक तरफ, लेकिन उनके तमाम मुल्ज़िमान और वो नामालूम अफराद जो अब तक नामालूम ही हैं, उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाना, इस पर तकलीफ़ उनके फ़ैन्स को जो है वो आज भी है। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और हरमीत, आपको पता है 2024 की अगर बात की जाए तो पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो कि पिछले पूरे साल 2023 में भी बार बार अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को कंडक्ट करके हम कहते रहे हैं कि पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दीगर तमाम ममालिक की अगर हम बात करें तो वो पोलियो फ्री हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें इसको इनिशिएटिव जो हम लेते हैं, हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट लेते हैं, उसको ना सिर्फ प्रमोट करना चाहिए बल्कि बाकायदा तौर पर इनफरादी तौर पर उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि फैसला आपने आज करना है अगर आपके बच्चे को कल चलना है। आपकी ज़रा सी लापरवाही जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए एक बच्चे को माजूर कर सकती है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, और बच्चे चूँकि कोविड-19 के बाद माओ की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, आपके घर वालों की बात की जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम कितना वीक हो गया है। इस टाइम पीरियड के अंदर पैदा होने वाले बच्चों को ख़ास तौर पे कहा जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो आप ख़ास ख्याल रखें कि वैक्सीनेशन बर वक्त करवाएं, और जितने भी टाइम पीरियड्स हैं, डोजेस हैं, उसका ख़ास ख्याल रखें। तो बाकायदा तौर पर 2024 की पहली कैंपेन जो है उसका आगाज़ अगर हम देखें, आप दुरुस्त फरमा रही कि कहीं ना कहीं जो सूरत हाल होती है, बाद में जो सूरत हाल होती है, और ख़ासकर हम देखते हैं कि जो माँ बाप कहीं ना कहीं कोताही होती है। बहुत सारे ऐसे माँ बाप जिनसे हमने जब इंटरव्यू किया, पूछा है कि क्या वजह थी, तो या तो वो मसरूफ़ थे कहीं ना किसी जॉब में, किसी और चीज़ों में मसरूफ़, या कहीं ना कहीं उस चीज़ को इग्नोर किया करते, लाइट लिया करते थे। तो फिर पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ बच्चा बल्कि माँ बाप जो हैं वो भी तकलीफ़ में होते हैं। तो आपने दुरुस्त बात की, कहीं ना कहीं ये जो वक्त है ये बड़ा कीमती है। आप तो बहुत आसानी हो गई कि आपके घर घर जो है लोग पहुंच जाते हैं बाकायदा पोलियो के 2 कतरे पिलाने के लिए। माजी में तो ऐलानात होते थे मस्जिदों में, और लोग जाते मोहल्ले में और बड़ी लाइनें लगी होती थी। अब तो वो सारी चीज़ें भी नहीं रही, लेकिन सिर्फ एहतियात करने माँ बाप ने थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये दिन बड़े अहम होते हैं बच्चे के लिए। और एक बड़ा अहम फैक्टर जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि आपने सुपरस्टिशियस नहीं होना इस मामले में। बहुत सारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव को भी अंदर लेके आया जाता है। पोलियो के कतरे ख़ास तौर पर सिर्फ आपके बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए हैं, तो पार्टिसिपेट करें। आपके डोर स्टेप पे पूरी एक टीम आ रही है, उनके साथ कोऑपरेट करें, ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि स्कूल कॉलेजेस में अगर आप देखते हैं ख़ासतौर पर इर्द गिर्द हमसाए के बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपके बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुकी है तो उनको लगी है या नहीं लगी। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे पूरे पाकिस्तान में हैं जिन्हें पोलियो की वैक्सीनेशन कराई जाएगी, और इसमें 2 मराहिल है, उसको फाइनलाइज़ किया गया है। एक की तारीख जो है वो 8 से 14 जनवरी होगी, यानी आज के दिन से इस कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो 15 से 19 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। तो इसमें आपको ख़ास ख्याल रखना है, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट इस हवाले से काम कर रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर पंजाब प्रोग्राम है। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, आपकी तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। सर, इस कैंपेन के बारे में ज़रूर बताइएगा, ख़ास तौर पे कि 2 मराहिल में हमने इसको डिवाइड किया है। पहली जो है वो 8 जनवरी से शुरू होंगी। पहले मरहले में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम कवर करेंगे? देखें जी, इसको हम NID कहते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज कैंपेन जो है ये क्रॉस पाकिस्तान है, सारे पंजाब में हो रही है। लेकिन इसमें जो फोकस्ड अटेंशन है वो उन अजला पे है जहाँ पे
एनवायरमेंटल सैंपल जो है वो पॉजिटिव है, जहाँ पे पोलियो के वायरस की सर्कुलेशन जो है ना वो डिटेक्ट हुई है। खुशकिस्मती का पहलू ये है कि पंजाब में 2020 के बाद एक भी पोलियो केस नहीं आया, लेकिन हमें थ्रेट जो है वो अफ़गानिस्तान से है या दूसरे हमारे जो इलाके हैं जहाँ पे वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ये बार बार नहीं पिलाते और उनकी इम्यूनिटी बेहतर नहीं होती। वो बच्चे रिस्क होते हैं उन बच्चों को जो हेल्दी बच्चे हैं, और खुदा न खासा, क्योंकि ये बच्चे जो हैं और ख़वातीन जो हैं, ये इसको हम कहते हैं ये मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी है। मोस्ट वल्नरेबल का मतलब ये है कि इनको ज़्यादा रिस्क है, इनके इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है, और इनको ज़रा सी भी कुछ बीमारी का अटैक हो तो वो जो है ना उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी शिद्दत में बड़ा इजाफा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को, चाहे भले को आपके मेहमान बच्चा है, आपके अपने बच्चे हैं, कोई बाहर से आए हुए बच्चे हैं, कोई अफ़गान बच्चे हैं, पख्तूनख्वा पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि वहाँ पे ये पोलियो का वायरस जो है ना, वहाँ पे पोलियो के केस भी आए हैं। पंजाब में तो खैर पोलियो के केस कोई नहीं आया 2020 के बाद। तो मेरी वालिदैन से यही दरख्वास्त होगी कि आप सारे बच्चों को, जो भी आपका 5 साल के बच्चे हैं, उनको ज़रूर कतरे पिलाएं प्लीज़। जी हरमीत। डॉक्टर साहब, आप जो फरमा रहे हैं पंजाब के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या वहाँ पे फाटा की तरफ हम जाते हैं, वज़ीरिस्तान की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मसाइल हैं। पंजाब में आप लोगों को क्या चीज़ें, जो आपने फरमाया कि अफगानी जो बच्चे हैं या पठान जितने भी फैमिली हैं, वहाँ पे मसाइल आपको नज़र आती हैं, या दीगर पंजाब के रीजन में भी पंजाबी भी कोई इस हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो मेरे ख्याल में जो हमें खैबर में रिपोर्ट करनी होती है, बलूचिस्तान में रिपोर्ट करनी होती, या इस किस्म के केसेस का सामना नहीं है आप लोगों को? देखें जी, पंजाब में अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड एरिया जो है ना वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल ठीक। ये तो एक एज है पंजाब को। ज़बरदस्त। पंजाब का जो साउथ का इलाका, खासतौर पर जो कच्चे का इलाका है, या आप इवन के आप लाहौर में देखें जो पोश इलाका है, वहाँ पे जो आपा लोग रहते हैं, उनके बच्चे हैं, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती, उनकी प्रायोरिटी होती है अपनी दाल रोटी कमानी। वो अपने काम काज में चले जाते हैं, मियाँ भी काम करता है, मजदूरी करता है, खतून खाना भी घर से चली जाती हैं। उन बच्चों को फिर कतरे पिलाना घर में कोई नहीं होता। उनको हमारी टीमें तो घर घर जाकर डोर स्टेप पे जाकर दरवाज़ा नॉक करती हैं कि जी आप अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, लेकिन वो बच्चे फिर हमारी एक्सेस में नहीं आते क्योंकि उनका केयर गिवर घर पे कोई नहीं है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, जो डेजर्ट के इलाके हैं जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, या वो फार फ्लंग एरिया जो हमारी रीच से बाहर हैं, वो बच्चे फिर किसी न किसी सूरत में रह जाते हैं और वो इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बन पाते, वो पोलियो के कतरे नहीं लेते। क्योंकि सब आपने साउथ पंजाब की तरफ बात की, अगर हम देखें कच्चे की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, जो डाकू हैं, क्योंकि उन इलाकों में मैं गया हूँ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है उनके बच्चों की हो। तो क्या उस हवाले से भी मैंने देखा है कुछ डॉक्टरों की टीमें वहाँ पे भी जाती हैं कच्चे के इलाकों में, तो वहाँ के हवाले से क्या सिचुएशन आपको नजर आती है वहाँ पे? क्योंकि जब सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो कोई वर्कर भी ना वहाँ पे, प्लानिंग में तो हमारे ये हिस्सा होता है, लेकिन आपको पता है कि लोग फिर रिस्क फ्री रहना चाहते हैं, हैजल फ्री रहना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पे हमें सेफ्टी हो। इसमें हमारे साथ होम डिपार्टमेंट, हम सिक्योरिटी काउंसिल और सारा पुलिस डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट हमारे साथ होता है। इसके बावजूद भी ये बहुत थोड़ा सा इलाका है, जैसे साउथ का है, मुजफ्फरगढ़ है, रहीम यार खां है, ये थोड़ा सा इलाका है, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है और उस वजह से वहाँ तक हमारी टीमें रीच नहीं कर पाती, या वहाँ पे एरिया ज़्यादा हैं, डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, जहाँ तक मतलब या स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्की पॉपुलेशन है, जिसको हम HRMP कहते हैं, हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन है। ये वो मोबाइल पॉपुलेशन है जो मुख्तलिफ इलाकों से थोड़ी देर के लिए आते हैं, कोई अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, कोई चौकीदारी करते हैं, या कोई ख़ास तौर पे सर्दियों में पहाड़ों से नीचे उतराते हैं अपने रोज़गार कमाने के लिए। उनके बच्चे जो हैं वो भी एट रिस्क हैं, क्योंकि वो उस इलाके से आते हैं जहाँ पे उनकी वैक्सीनेशन पहले हुई नहीं होती। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, ये भी इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि हम उन्हीं एरियाज़ की ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अब तक पोलियो फ्री नहीं हुआ। अगर ये मेन स्ट्रीम एरियाज़ और मेन स्ट्रीम सिटीज़ जिनको हमने एड्रेस भी कर लिया है, कैटर भी कर लिया है, वहाँ पर चीज़ें क्लियर भी होगी काफ़ी हद तक। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो बाइक पर जाके पोलियो के कतरे पिलाती रही हैं बच्चों को, हमने अपने ही प्रोग्राम में उनको रिपोर्ट भी किया है। तो हम उन्हीं इदारों, जो जगह हैं, जो वहाँ पर सिटीज़ हैं या बहुत सारे ऐसे इलाके, उनको टारगेट करके ही तो पोलियो फ्री बनाया जा सकता है। तो इस दफ़ा की मुहिम में हमने इसको इस तरह से प्लान किस तरह से किया जा सकता है कि उन एरियाज़ को भी टारगेट किया जाए, कवर किया जाए? एक्चुअली
देखा ये गया है कि जब कंपेन को शुरू की जाती है कि उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, सारे एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं, पॉपुलेशंस को बाकायदा मैप किया जाता है और वहाँ पे टीमें तश्कील दी जाती हैं कि ये टीमें इतने दिनों में इन घरों को कवर करेंगी। ठीक, पूरी एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है। जी। उस प्लानिंग के बाद उन लोगों को मैप दिया जाता है कि आज इस टीम ने इस घर से लेके इस घर तक इतने घरों को कवर करना है। ठीक है। खुदा ना खास्ता सुबह के टाइम टीमें गई, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, वहाँ पे वो बच्चे स्कूल गए हुए हैं या कहीं बाजार गए हुए हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, तो उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। वो जो रिकॉर्डेड बच्चे हैं उन बच्चों को शाम के टाइम रिविजिट करती है वो टीमें कि क्या वो सेम डे पे स्कूल से वापस आ गए या कहीं बाजार गए हैं सामान लेने अपनी माँ के साथ या किसी और के साथ वापस आ गए या कहीं दूर गए हुए कई दिनों के लिए। उनका जो रिकॉर्ड है वो बाकायदा मेंटेन किया जाता है। एक बाकायदा डैशबोर्ड बना है जिसपे उन बच्चों को कैंपेन के बाद अपलोड कर दिया जाता है और मुतलका जो वैक्सीनेटर है जो उस यूनियन काउंसिल में सारा महीना 26 दिन काम करता है और उसके पास भी पोलियो के कतरे होते हैं जो रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं। फिर उनको उन बच्चों का डाटा दे दिया जाता है। एक माजी में एक चीज हमें याद है, जितनी भी आपकी टीमें हुआ करती थी, जो टीमें आप तश्कील देते हैं, अभी भी वही टीमें तश्कील देते हैं, उसमें हमें ये नज़र आता था कि कहीं ना कहीं जो लोग निकल जाते थे और वो एक फैमिली नहीं है, तो उसके बाद वो जो टीम होती दोबारा, क्योंकि वो जगह बड़ी दूर होती, दोबारा जाने के लिए वही खाना पूरी करके वो वापस आते थे, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे केसेस आए थे। अब इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी मॉनिटरिंग किस तरह की जाती है, क्योंकि बहुत सारी टीमें लिख तो लेती हैं, चौक पे सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पे जो होता है बच्चा मिस हो जाता है। उसके लिए लफ्ज़ हम बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं जिसको हम कहते हैं मिस चिल्ड्रन। उन मिस चिल्ड्रन का बाकायदा रिकॉर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कैंपेन रखा जाता है और उसके बाद रूटीन के उस डैशबोर्ड में जो मुतलका वैक्सीनेटर है, वो डैशबोर्ड की ये खूबी है, खासियत है कि वो उन बच्चों को पिक कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं राजनपुर का एक वैक्सीनेटर हूँ, वो डैशबोर्ड पे मेरे मुतलका जो मिस चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो मेरे रिकॉर्ड में आ जाएंगे। मैं उस डैशबोर्ड की जब एक्सेस करूंगा तो मुझे पता होगा कि ये 14 या 24 बच्चे रह गए हैं जो कैंपेन में एक दफ़ा भी उनको टच नहीं किया गया, उनको पोलियो के खतरे नहीं पिलाया गया या उनकी रूटीन की वैक्सीनेशन नहीं हुई। फिर उस डाटा को अगली कैंपेन तक ट्रैक किया जाता है ताकि उन बच्चों को कवर करें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो और वो बच्चे मिस ना होने पाए। यानी पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पिछली तीनों कैंपेन्स का जो डाटा अगर हम उसकी एनालिसिस को देखें तो मोर देन 99% जो बच्चे हैं उनको कवर किया गया है, उनको वन वे और दी अदर उनको किसी डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि जो वालिदैन हैं उनको अपना रोल लाजमी प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर इन बच्चों ने आगे जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारनी है तो मेरे ख्याल में इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा अहम रोल है और इस रोल को अदा करना आप जितने भी वालिदैन उनका फ़र्ज बनता है। सोहा, अब जाहिर बात है कि है ग्राउंड पे हम मैसेज पैगाम देते तो रहते हैं अवेयरनेस के हवाले से, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेते एक ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ये नारे आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, नया नहीं पुराना पाकिस्तान, नहीं पुराना नहीं नया पाकिस्तान, रोटी कपड़ा और मकान, वोट को इज्जत दो और ऐसे बेशुमार नारे जो कि मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन ये सारे वादे तो कर लेते हैं, उन तमाम लोगों के बारे में कौन बात करेगा जो कि अपने हक के बारे में खुद बात करना चाहते हैं। जहाँ पर इलेक्शन की धूम मची हुई है और आप इस वक्त काफ़ी हैपनिंग देख रहे हैं, वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो। लेकिन अगर हम बात करें उन पाकिस्तानियों की जो कि किसी न किसी माजूरी की वजह से किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाते, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते, अगर वो अपने लिए खुद आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको भी जगह ना देना क्या ज्यादती नहीं है उनके साथ? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विजन बिल्कुल क्लियर है, वो खुद तो माजूरी का शिकार है लेकिन उनका जो नज़रिया है वो माजूर नहीं है। और एक ऐसी ही पर्सनालिटी जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं 2024 में, राजा इमरान हुसैन, उन्हें कहते हैं इंतखाबी उम्मीदवार हैं। NA55 यानी NA55 और PP15 से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो किसी पार्टी ने उनको टिकट देने से हरमीत इनकार कर दिया। आपके साथ इस वक्त कोई इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो ओवर टू यू, बात करें उनसे। बिल्कुल, सो आप दुरुस्त फरमा रही कि हम देखना है कि जहाँ हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कम्यूनिटी से लोग जो हैं वो नुमाइंदगी करते हैं, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ
सेलेक्टिव आप ये कह सकते हैं कि माइनॉरिटी के बेचारे बैठे तो होते हैं, लेकिन बात भी उनसे होना बड़ी मुश्किल होती है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि टिकट जिस तरीके से उनको दिया जाता है तो फिर उनको बोला भी जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर के हवाले से, अभी आपको याद है कि नायाब हम के साथ भी हमारी डिस्कशन हुई, लेकिन इस वक्त राजा इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं अगर बात करूँ स्पेशल पर्सन के हवाले से, जितने भी माजूर हमारे दोस्त हैं उनके हवाले से, ये काफ़ी एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। राजा इमरान साहब, बहुत सारी चीज़ों में हम आपको एक्टिव देखते हैं, इलेक्शन के हवाले से ये वाला सीन क्या, सियासत के साथ ये लगाव और लगाव आने की वजह क्या है? पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। इलेक्शन से रिलेटेड इसलिए देखें कि नेशनल असम्बली के अंदर हमारी जो लेजिस्लेशंस होती हैं, नेशनल असम्बलीज़ के अंदर लॉ बनते हैं, नेशनल असम्बलीज़ के अंदर हमारे लिए रूल ऑफ बिजनेसेस बनते हैं, मगर जो रूल ऑफ बिजनेस बनाने वाले हैं वो हमारे लिए रूल ऑफ बिजनेस बनाते हैं, लेकिन हम उसमें मौजूद नहीं होते। कोई भी डिसीजन लिया जाता है स्पेशल पर्सन्स के लिए, लेकिन उस डिसीजन में स्पेशल पर्सन्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते। सो लास्ट टाइम भी मैं पाकिस्तान में पहला पर्सन स्पेशल पर्सन था जिसने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किया था। इस बार भी मैं अभी तक पूरे पाकिस्तान में पहला स्पेशल पर्सन हूँ जिसने NA और PP दोनों में ही कागजात नामजदगी जमा करवा के लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा भी पूरी कोशिश की कि टिकट्स मुझे मिले, बल्कि टिकट्स के से ज़्यादा मैंने तमाम सियासी लीडरांस को ये रिक्वेस्ट की है कि एक स्पेशल पर्सन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद है कि जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो एक बंदे को वो नेशनल असम्बली में पहुंचाने के लिए अगर अपने कुछ उस हलके के, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि इलेक्शन के बहुत बुरे हालात हैं, तो अपने अगर कैंडिडेट्स को बैठाकर और एक स्पेशल पर्सन को नेशनल असम्बली तक पहुंचा दिया जाए, तो एक तो ये पाकिस्तान में 2 करोड़ आवाम की जो है वो नुमाइंदगी हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो है एक नई रवायत कायम हो जाएगी कि तमाम जमहूरी पार्टियां मिलकर अच्छा काम कर इमरान भाई, एक और चीज़ ज़ाहिर बात है, आपको माजी में हमने देखा है और अभी हम देख रहे हैं कि उसी तरह आप एक्टिव हैं। क्या किसी सियासी जमात के सरबराह के साथ आपकी का कोई राब्ता हुआ है, वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स? जमहूरियत की बात तो सब करते हैं कि हम जमहूरियत लाएंगे, ये करेंगे, पार्टी में जमहूरियत, पार्लियामान में हम मुख्तलिफ लोगों को नुमाइंदगी देंगे, ये तकरीरें तो हम बहुत अच्छी अच्छी सुनते रहते हैं, भाषण बड़ा अच्छा होता है, क्या देखा है आपने अभी तक? लास्ट टाइम भी जो गवर्नमेंट बनी, उससे पहले भी जो गवर्नमेंट बनी, उसके साथ भी मेरा यही रहा कि हमारे लिए एक स्पेशल सीट्स अनाउंस की जाए, हमारे लिए स्पेशल बिल को मैंने प्रेजेंट किया, उनके साथ मिल के लास्ट गवर्नमेंट में वो हर चीज़ कंप्लीट करके दी, लेकिन हमें नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली में कोई स्पेशल सीट्स नहीं दी गई। फिर मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि हमें इलेक्शन कमीशन से भी ये मेरी रिक्वेस्ट जा चुकी है, इनके साथ भी की कि आप अपनी पार्टीज के अंदर टिकट का कोटा रख लें। अगर आप स्पेशल सीट का कोटा नहीं रख सकते तो टिकट का कोटा रख लें, ताकि स्पेशल पर्सन्स को भी आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर अभी मैं अभी जो मैंने इलेक्शन में दोबारा पार्टिसिपेट की, और फिर मैंने तमाम पार्टीज के सरबराहान से मिला, उनको रिक्वेस्ट की, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि यार आप मुझे टिकट दें, और टिकट नहीं दे सकते अगर पर्सन विद स्पेशल नीड होने की वजह से सपोर्ट हमसे सब मांगते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं देते कि हम अपनी आवाज़ को उस ऐवान में जाके बुलंद करें जहाँ पे हमारे लिए कानून बनते हैं। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप NA 55 में अपने कैंडिडेट्स की जगह पे मुझे सपोर्ट कर दे, ताकि पूरे पाकिस्तान से एक स्पेशल पर्सन तो ऐसा हो कि जो नेशनल असम्बली में जाकर अपने लोगों के लिए आवाज बुलंद कर सके। देखिए मिनॉरिटीज की सीटें हैं, वुमेन्स की सीटें हैं, लेकिन हमारी नहीं है। हम इस वक्त 2 से 2.5 करोड़ है आबादी का, ये 2010 का सर्वे है। हाँ जी। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहती हूँ इमरान, और वो ये कि अगर इस सारे सिनेरियो में ऑब्वियसली आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कॉन्टेस्ट करेंगे और आपको सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, क्या वो वाकई आपके सपोर्ट में है? मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंस तो हर पार्टी का होता है ना, दे आर जस्ट गोइंग टू सपोर्ट यू, वोट यू, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और फिर देखिए अगर आपने राब्ता भी किया, जो हरमीत आपने सवाल कर रहा था आपसे, कि किस सियासी पार्टी को आप प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं अगर आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी इंतखाबात में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको चांस मिलता है, मौका मिलता है, या कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता है, सो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? देखिए मेरा इस वक्त मकसद सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली में पहुंचकर अपने जैसे तमाम अफराद की मेरे कम्युनिटी जो स्पेशल पर्सनस की कम्युनिटी है, पर्सन विद स्पेशल नीड्स है, इसमें ब्लाइंड, डेफ, फिजिकल हैंडीकैप, जितनी भी कम्युनिटी है उनकी मैंने रिप्रेजेंटेशन बनना है। वहाँ पे मैंने जाके उनके हक के लिए आवाज़ उठानी है। पार्टी इस वक्त आपको पता है मेजर 3 पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर, PML, N, TTI और PP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा बाकी पार्टियां तो जो है वो किसी न किसी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा
हिस्सा बनती है। तो मेरी तो इन तीनों बड़ी पार्टियों से रिक्वेस्ट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1600 आपने 1800 टिकट, एक हर पार्टी ने 16 से 1800 टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं नेशनल असम्बली के। अगर उन 6000 टिकट्स में या 5000 टिकट्स में या 5000 लोगों में से एक अगर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए असम्बली में पहुंच जाता है तो ये पाकिस्तान की तारीख के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरी बाब होगा। राशिद इमरान भाई, अगर हम देखें, मैंने आपको देखा है स्पेशल पर्सन के हवाले से खासकर आप एक्टिव होते हैं। रेलवे का मामला आया, उसमें भी आपने ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले किया। फिर रेस्टोरेंट के हवाले से हमने बात की तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपका बड़ा अच्छा रोल था। इमरान पहुंच जाते हैं नेशनल असम्बली, पहला मसाइल ऐसे कौन कौन सी जो आपकी तरजीहात होंगे, जो आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा सॉर्ट आउट हो? देखिए, सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन का मसला है, इंक्लूसिव एजुकेशन करना है। उसके बाद इंक्लूसिवनेस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के जो बिल्डिंग सिस्टम है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको करना है। उसके बाद हमारे स्पेशल नीड्स की जो बेसिक नीड है, जो इस वक्त कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको व्हील चेयर्स की ज़रूरत होती है। एक व्हील चेयर जो है वो एक स्पेशल पर्सनस की नीड है, एक क्रचेस जो है वो स्पेशल पर्सनस की नीड है। मेरी इस कम्युनिटीज़ की जितनी भी नीड्स हैं, जिसके ज़रिए लाइवलीहुड है, उनकी जॉब्स का इशूज़ है, उनके कोटा बेस के ऊपर उनको जॉब्स नहीं मिलती, वो बेचारे अभी भी कई जगहों के ऊपर, मैं जानता हूँ ना कि मैंने जैसे 1000 लोगों को सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स दिलवाई हैं, ये मुझे पता है कि मैंने किस तरह करवाया। वो हमारे CNEC रजिस्टर्ड नहीं होते। हमारा जो है वो स्पेशल जो हमारा बनता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसको ईजी करना है। मैंने इस कम्युनिटी के लिए ऐसे रास्ते बनाने हैं कि ऑन द डोर स्टेप उनको हर चीज़ मिले। ठीक है राजा एजुकेशन इमरान हुसैन, आप जो बातें कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो इस थोड़े टाइम अमल की हैं उन्होंने। वो ये बात है कि आप जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, दरअसल हमारे हुकूमती इदारे और कंसर्न डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन वो काम ये बखूबी नहीं कर रहे, तो ही ये काम आप करना चाहते हैं, वाने बाला तक उनकी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। वो तमाम तर सहूलियात, वो कोटा, वो सर्टिफिकेट जो आपका राइट है, वो यकीनी तौर पर आप उन सब तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं इसे हम कहते हैं पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो राइट बनता है, जमहूरियत का हुस्न भी यही होता है जिसमें हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि हर माजूर, कमज़ोर या लाचार, जिसकी कोई भी कमी है, उसके बावजूद भी वोट देना और वोट मांगना उसका बुनियादी हक है, और इससे महरूम कोई भी सियासी पार्टी उन्हें नहीं कर सकती। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हम बात करते हैं 2024 की। 2023 में एक तादाद जो हमारे सामने सिर्फ 6 माह की आई थी, वो 11 लाख पाकिस्तानी थे जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। बाकियों की तादाद अभी हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन 2024 में वो भी हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि वो तादाद इतनी बड़ी है जो कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हर स्टूडेंट, बल्कि अगर हम घर के वाहिद कफील की बात करें, लड़कियों की बात करें, पढ़ने के अतबार से, डिग्री के अतबार से, कमाने के अतबार से, ये वो सारे सिनेरियोज जिसमें ख़वातीन और मर्द हज़रात बाय हुक और बाय क्रुक चाहते हैं कि बस हम इस मुल्क से बाहर जाकर ही कमाएं, क्योंकि लगता है कि डॉलर्स और यूरोस में जो पैसे आते हैं वही आपके बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत होते हैं। लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी तादाद है हरमीत जो मुसलसल फ्रॉड और जालसाजी का शिकार हो जाती है। कोशिश करेंगे आज के सेगमेंट में बड़ा टू द पॉइंट कंसाइज करके आपको आसान सा रास्ता और लीगल, सबसे अहम बात है लीगल रास्ता बताया जाए कि किस तरह से अगर आपने अप्लाई करना है फॉर PR, अगर आपने स्टडीज़ के लिए जाना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो किस तरह से कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए। सुनी सुनाई बात पर हम यकीन कर लेते हैं, अच्छा वो ऐसे गया था, इतने पैसे लगे थे, तो हम भी ट्राई कर लेते हैं। और फिर जो भी आपके एजेंट्स होते हैं, बल्कि एजेंट माफिया मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो बहुत सारे पैसे आपसे बटोर लेते हैं और फिर होता कुछ भी नहीं और सालों साल लग जाते हैं सिर्फ बाहर जाने में। खैर, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। जो कंसर्न जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। फवाज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑपरेशंस डायरेक्टर इलेक्ट्रो हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं खैरियत से यार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और उस्मान बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रांच डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रो हैं। इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। उस्मान साहब आपके वक्त देने का बेहद शुक्रिया। इलेक्ट्रो की स्पेसिफिकली अगर हम इस कंपनी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक ऐसा इदारा जो बेसिकली गाइडलाइन देता है और जिस गाइडलाइन की आज के यंगस्टर्स को ओवरऑल पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए आपको पता है कितनी बड़ी तादाद है जो कि बैरून मुल्क जाना चाहती है, उसके लिए जो रास्ते हम इख्तियार करते हैं, ये जो इतना बड़ा माफिया काम कर रहा है, उससे किस तरह से पाकिस्तानियों को बचाया जाए? जी बेसिकली हमारी जो सी फर्म है वो कनाडा से कैनेडियन फर्म है जो काफ़ी अरसे से वहाँ पे काम कर रही है,
उसी सिलसिले में हमने रिसेंटली अपना लाहौर में ऑफ़िस की ओपनिंग की, फिर फैसलाबाद में ऑफ़िस ओपनिंग की, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए हम ये चाह रहे हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए और अच्छी एक गाइडेंस दी जाए कि लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिसके थ्रू वो अपना अप्लाई कर सकें और अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी गाइडेंस ले सकें। इस सिलसिले में हमने ये पाकिस्तान में ऑफ़िस लॉन्च किया और इससे पहले हम कनाडा में तकरीबन 10 साल से वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हमने पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जी। चलिए, दैट्स रियली गुड कि पाकिस्तानियों को अब एक डायरेक्शन देने के लिए फवाज यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। लेकिन क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि बड़े आसान लीगल तरीके भी मौजूद है जो कि आपका इदारा जिस तरह से वो सर्विसेज दे रहा है, तो क्या वो सर्विसेज हैं बेसिकली जो अवेल की जा सकती हैं? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान से हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि अगर आप डिफरेंट एज ग्रुप्स को देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्टडी परमिट्स और हम उनको हेल्प कर रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो कनाडा में अवेलेबल हैं उनकी एक्सेस और उनकी एडमिशन, और हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं ताकि वो ख़ुद फैसला कर सकें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उनको सूटेबल हैं। अनलाइक अदर एजेंट्स जैसे आपने बताया है जो लोगों को पुश करते हैं सिर्फ उन इंस्टीट्यूट्स और उन कॉलेजेस के साथ जिनकी रैंकिंग भी कम है और उनको ज़्यादा कमीशन देते हैं, मिसगाइड करते हैं। बिल्कुल, और हम लोग इस मामले में इंफॉर्मेशन सारी पास ऑन करते हैं। आपकी तरफ आऊँगा। जी जी, भाई साहब, अगर हम देखें बहुत सारे नौजवानों की ख्वाहिश है, बल्कि जिस किस्म के हालात हैं तो मजबूरी भी है, लोगों के घरों के चूल्हे बुझे हुए हैं, हर शख्स चाहता है कि उसका मुस्तकबिल कोई अच्छा हो। नौजवान जो जाना चाहते हैं बाहर की तरफ कहीं ना कहीं मायूस भी हो जाते हैं, जिनके पास डिग्री भी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन अपनी तरफ से जो वो प्रोसेस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं, नहीं जा सकते। क्या कोताही, कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आगे जाने में नाकाम नजर आते हैं? उसमें देखा जाए जी, लोगों को बेसिकली मिसगाइड किया जाता है। यहाँ पे जो एजेंट माफिया है और जो लोग हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उनको बेसिकली कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसकी वजह से वो अपनी उसके लिए गाइडलाइन ले सकें, और एक प्रॉपर कोई उनको गाइड नहीं करता, जिस वजह से वो बहुत सारे पाकिस्तानी और बहुत सारे स्टूडेंट वो इसी सिलसिले में पाकिस्तान में मतलब उनको ये समझें कि कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो परेशान हैं और लोग मुख्तलिफ लोगों के हाथों। कुरैशी साहब, अगर हम देखें जो बेग साहब फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो है, वो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन से ममालिक, कनाडा की अगर हम बात करें, अब एक नई पॉलिसी उन्होंने मुतारिफ कराई है कि आपके पास क्या आपकी एज की जो लिमिट है या आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने साइड लाइन पे की हैं, क्या उस प्रोसीजर को फॉलो करने में कितनी आसानी और कहीं ना कहीं वाकई में रिस्पांस उसी तरह पॉजिटिव मिलेगा कनाडा से, या इसी तरह सिर्फ खबरों तक ही महदूद है ये सारी चीज़ें? जो देखिए, जैसे कि आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, तो अगर हम स्टूडेंट से हटकर देखते हैं तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो स्कैम्स में फंस जाते हैं। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स को अलाउ करती है कनाडा में आने में। इवन 50+ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी, इसके बावजूद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके अंदर इवन कोई मिनिमम नेटवर्थ और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक कैटेगरी है, लेट मी नेम फ्यू ऑफ देम, लाइक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है, जिसमें कोई मिनिमम नेटवर्थ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट बेनिफिट एग्जम्पशन एक प्लान है जिसमें अगेन सिमिलर कोई नेटवर्थ की मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्सो देयर आर अदर ऑप्शंस जिसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सेम अगेन वो बहुत आसान रास्ता आपको और आपकी फैमिलीज़ को देती है कनाडा में आने का। जैसे कि एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स हैं, अल्बर्टा का है, ओंटारियो का है, क्यूबेक का है, जो बिटवीन 100,000 to 300,000 कैनेडियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से आपको और आपकी फैमिली को पाथवे देता है परमानेंट रेजिडेंसी का। अच्छा फवाज, देखिए ये सारी बातें सिर्फ गाइडलाइन की हैं जो कि आपकी कंपनी, या अगर हम बात करें इलेक्ट्रो इमिग्रेशन की, तो ये सर्विसेज दी जा रही हैं। उस्मान साहब, यू गाइस आर डूइंग रियली गुड इन कनाडा, लाइक फ्रॉम लास्ट 8 years ऑलमोस्ट, जो आप बता रहे थे। पाकिस्तान आ गए, आपने ऑफिस बना लिया, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ रही है टुवर्ड्स पाकिस्तानी? वट काइंड ऑफ लाइक वो क्या प्रोसीजर रखते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और वो क्या आप देखते हैं, किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? कि हमारे पास मोस्टली जो लोग आ रहे हैं उनको बेसिकली समझ ही नहीं आ रही और उनको ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ। क्योंकि लोगों ने इतना फ्रॉड किया हुआ है कि हर जो भी हमारे पास
क्लाइंट्स आ रहे हैं और जो लोग भी आना चाह रहे हैं उनको सबसे पहली बात है कि एक ट्रस्ट दिलवाना है कि हम बेसिकली एक अच्छी फर्म से बिलोंग कर रहे हैं और एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। तो बेसिकली लोगों को सबसे पहले इनको कन्विंस करना ये मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के साथ इतना फ्रॉड हो चुका है कि लोग इस साइट पे आने के लिए बहुत दफ़ा सोचते हैं, और इसीलिए हम आज आपके उस्मान पास। साहब एक और चीज़ जी, आपने देखा होगा कि गुजरात के इलाके में या दीगर साउथ पंजाब के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से मैं नौजवानों को हमने डनकी लगाते हुए देखा। अभी एक फ़िल्म आई है, बड़ी खूबसूरत फिल्म है डनकी के नाम से, जो शाहरुख खान की है। ये चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं, नौजवान जो है पैसा इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन बड़े मुश्किल रास्तों से वो गुजरते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि भाई साहब आप इस रास्ते, आपने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया, तो वो ये कहते हैं कि हमारी इतनी एजुकेशन नहीं है, हम सोचे कि ये रास्ता ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे, जिन लोगों के पास तालीम नहीं है, तो अगर उनके पास थोड़ा बहुत हुनर है तो क्या कोई तरीका कोई ऐसा है कि वो यूरोप की तरफ जाके अपना ख्वाब पूरा कर सके? जी बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम्स हैं और उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के अलावा हमारी कंपनी मुख्तलिफ जो उनसे केसेस हैं उनको वो करवा रही है और उसमें हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा फवाज, लास्टली ये बता दें, क्योंकि आप बड़े बेहतरीन अंदाज में गाइड कर रहे थे देखने वालों को, ये जो स्क्रीन के उस तरफ पब्लिक है ना, मुझे लगता है कि हर 2 में से 1 और 3 में से 2 बंदे दे आर विलिंग टू गो किसी भी मकसद के लिए। क्या चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए? आप किसी एजेंट के हत्थे जब चढ़ जाते हैं तो जो आपकी केस हिस्ट्री ख़राब हो जाती है, जो आपका प्रोफाइल पोर्टफोलियो ख़राब हो जाता है, वो किसी भी दूसरे मुल्क के अप्लाई करने के लिए कितना डैमेज देता है आपको। तो कौन सी चीज़ें डू नोट जो नहीं करनी चाहिए? जी बेस बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, सबसे पहले तो हमारी फर्म वी आर CICC रेगुलेटेड ऑथराइज्ड फर्म, जो कि कनाडा गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है कंसल्टेंट्स और एजेंट्स को इमिग्रेशन सर्विसेज देने के लिए। आप पहले तो ढूंढें कि आप किस फर्म के साथ काम करें, आर दे ऑथराइज्ड, उनके लाइसेंसेस को चेक करें, फिर उनके साथ काम करें और आप हमसे इंफॉर्मेशन हासिल करें। बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ लीगल चैनल्स जिसके अंदर जैसे मैंने पहले आपको कहा है, अगर आपकी एजुकेशन भी लेस है, लैंग्वेज एबिलिटी भी लेस है, लेकिन देयर आर लीगल वेज, सो ऑलवेज ऑप्ट फॉर लीगल वेज। अगर आप कोई गलत रास्ता इख्तियार करेंगे इन फ्यूचर इट कैन बाइट यू बैक। और ऑल्सो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तरह से कनाडा पहुंच भी जाएं, लेकिन किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों की क्या वीज़ास कैंसिल भी हो सकते हैं और आपके ऊपर 5 ईयर बैन भी लग सकता है। सो मेक श्योर यू ऑलवेज ऑप्ट फॉर लीगल जेन्युइन ऑप्शंस और लीगल फर्म के साथ काम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ट्रांसपेरेंसी चेक कर लेनी चाहिए। उस्मान साहब, आप लास्ट में क्या पैगाम देंगे इस हवाले से देखने वालों को कि कौन सी चीज़ें इनको अवॉइड किया जाए या उन लोगों से, उन इदारों से बचा जाए? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी जैसे कनाडा के लिए आप अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप जिस फर्म के थ्रू कर रहे हैं उसकी आप हिस्ट्री देखें, उसके बारे में आप अच्छी तरह जानें। सोशल मीडिया का दौर है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप जाके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लें, देन आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना चाह रहे हैं। और एजेंट और ये जो उनसे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनसे बचें। एक तो फाइनेंशियली फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, प्लस आपका जो हिस्ट्री ख़राब हो रही है, आपकी पासपोर्ट की हिस्ट्री जो सी है वो ख़राब हो रही है। इस स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी जिस कंपनी के साथ भी आप काम करें उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करें, उसका रिकॉर्ड चेक करें, उसकी हिस्ट्री चेक करें और फिर आप उसको डिसाइड करें कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे और किसको आप फाइनल करेंगे। इसलिए हमारा मकसद भी यही है आज आप लोगों को आगाही देने का कि आप लोग इस ऐसे फ्रॉड और इन चीज़ों से बचें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहुत मासूम लोग हैं और इनके साथ इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए और उनके क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज भी जो है वो काफी ज्यादा हो गए। हर दूसरा पाकिस्तानी यहाँ से जाना चाह रहा है, लेकिन उनको अगर हम अच्छा गाइड करेंगे तो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। और दूसरा सेकंड थिंग मैं एक और कहना चाहूँगा कि एक तो हमारा ये जो भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों के फ्यूचर के लिए, हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अपने फ्यूचर में अपना एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए उसके लिए वो अपने अचीव करें, अपने अच्छे गोल को अचीव करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग, गाइडलाइन दी आप दोनों ने। और एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि आपसे गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से शेयर करनी है हरमीत, वो ये है कि नस्ट की फॉर्मूला स्टूडेंट टीम जो है उनको स्पॉन्सरशिप मिल गई है हाइब्रिड गाड़ी के लिए, और वो भी टेस्ला से। क्या विक्ट्री की बात है। और इसी पर बात करने के लिए ज़ैनब मकबूल हमारे साथ मौजूद है जो कि लीड कर रही हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को भी टीम को भी। ज़ैनब, आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ज़ैनब?
मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी एक प्राइड की बात है और ये स्पॉन्सरशिप मिलना टेस्ला की तरफ से, किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगी और क्या क्या प्लान्स है जिसमें मजीद पाकिस्तान के नाम किया जा सकता है? अच्छा, तो बेसिकली हमारी जो टीम है नस फार्मूला स्टूडेंट टीम, ये शुरू हुई थी बैक इन 2012 और अब माशाल्लाह इसको एक डिकेड हो गया इन 2024, इट्स मोर देन अ डिकेड। और हमने अब तक जो है ऑलमोस्ट 8 कंबशन व्हीकल्स बना लिए हैं एंड नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स आवर हाइब्रिड व्हीकल। अब हाइब्रिड व्हीकल में जो हमारा पावर ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक है। तो फॉर दैट टेस्ला जो है हर साल एक फॉर्म्स खोलती है टू स्पॉन्सर फार्मूला स्टूडेंट टीम्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, और उसके अंदर जो है उन्होंने हमें सेलेक्ट पाकिस्तान, सो वी आर द ओनली टीम फ्रॉम पाकिस्तान टू बी सिलेक्टेड for this Tesla sponsorship. And inshallah we've started manufacturing our hybrid vehicle and we'll be taking it to the competition this year in July 2024. जी अमीत। ज़ैनब, अगर हम बात करें, ज़ाहिरी बात है कि शुरुआत होती है, बहुत सारी चीज़ों का सामना भी होता है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की तरफ जा रही। क्या आपकी जो पूरी टीम है इस प्रोजेक्ट को लेते हुए किन किन चीज़ों का आपको मुश्किलात का सामना था, और अब आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस गोल की तरफ अचीव करने के हवाले से आप निकले हैं और उस गोल की तरफ अब आप कहीं ना कहीं कामयाब होते चले जा रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल। व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ बैक इन 2012 तो बहुत सी मुश्किलात थी। आपको पता है पाकिस्तान की ऑटोमेशन इंडस्ट्री इट्स ऑन अ स्लोअर पेस राइट नाउ, बट विद स्टूडेंट्स लाइक अस दैट आर व्हीकल्स इवन सच लाइक हाइब्रिड व्हीकल्स, तो इससे पाकिस्तान की ऑटोमेशन इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होता है बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग इज़ ग्रेट इंजीनियर्स, और वो इंजीनियर्स जब इंडस्ट्री में जाते हैं एंड दे स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर, सो उससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होता है। सो व्हाट वी सी फॉर द फ्यूचर इज़ पॉजिटिविटी, और इसके अलावा जो है वी सी के पाकिस्तान इन द लॉन्गर रन कैन एक्चुअली कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। ऑलराइट ज़ैनब, आप इंशाल्लाह इस ज़ैनब, प्रोजेक्ट एक को और कंप्लीट चीज़, करें। आप हमारे पास टाइम थोड़ा सा अगर- कम है और हमने बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ है, बहुत सारी नई ख्वाहिशात इस पूरी टीम के लिए जो कि फार्मूला टीम है नस्ट की, और बहुत ज़बरदस्त काम करे। एक स्पॉन्सरशिप टेस्ला की मिलना एक बहुत बड़ी बात है और इस अचीवमेंट को मजीद भी इसकी जानिब बढ़ेंगे और बढ़कर जो है वो यकीनी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अब लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।